राज्य का क्षेत्रफल यानी एरिया। अब इस पहली स्लाइड में एक चमकता हुआ सुनहरा तराजू यानी एक गोल्डन वेइंग स्केल दिखाया गया है। एक क्लासिक कंपैरिजन टूल। हाँ, इस तराजू का बैलेंस देखें तो एक तरफ यूपी का पूरा नक्शा काफी भारी लग रहा है और पल्ला नीचे झुका हुआ है, और ठीक दूसरी तरफ एक छोटा सा टुकड़ा है जो बिल्कुल हल्का लग रहा है और हवा में ऊपर उठा हुआ है। ये मेटाफोर अपने आप में एक पूरी कहानी कह रहा है। अगर इसको डीपली समझा जाए तो ये तराजू यूपी के सबसे बड़े और सबसे छोटे जिलों के बीच का जमीन आसमान का अंतर दिखा रहा है। जो भारी पल्ला है वो लखीमपुर खेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, करीब 6,780 स्क्वायर किलोमीटर्स। बाप रे, काफी बड़ा है। बिल्कुल। और जो हल्का पल्ला है वो हापुड़ है, जो सिर्फ 1601 स्क्वायर किलोमीटर्स के साथ सबसे छोटा जिला है। यहाँ पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना जरूरी है। कुछ पुरानी स्टडी मटेरियल्स या टेस्ट पेपर्स में सबसे छोटा जिला भदोही को बताया जाता है। अच्छा, हाँ, ये भदोही वाला फैक्ट तो काफी चर्चित था। फिर अचानक हापुड़ सबसे छोटा कैसे बन गया? जमीन तो सिकुड़ती नहीं है ना? जमीन नहीं सिकुड़ती, पर प्रशासनिक बाउंड्री जरूर बदल जाती हैं। 2011 में हापुड़ को एक नया जिला घोषित किया गया था, उसके आसपास के इलाकों को काटकर। ओ, इसलिए। हाँ, और इस स्लाइड पर जो रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है उस पर ध्यान देना जरूरी है। उसमें साफ लिखा है कि यूपीपीएससी एग्जाम्स फ्रीक्वेंटली इस स्पेसिफिक कंपैरेटिव एरिया के बारे में पूछते हैं। कमीशन अब हापुड़ को ही सही जवाब मानता है, तो ये एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट दिमाग में रखना बेहद जरूरी है। समझ गई। ये हुई ना जमीन की बात। पर जमीन की अहमियत तो उस पर रहने वालों से होती है। तो चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ जनसंख्या यानी भीड़ और विरलता को दर्शाया गया है। ये विजुअल काफी स्ट्राइकिंग है। बहुत ज्यादा। इसमें 2 3D प्लेटफॉर्म्स नजर आते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर इंसानों के 3D मॉडल्स खचाखच भरे हुए हैं। ऐसी भीड़ है कि बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है। और ठीक उसके बगल में जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, वहां सिर्फ कुछ गिने चुने लोग आराम से यहाँ-वहां खड़े हैं। ये 2 प्लेटफॉर्म्स यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी के एक्सट्रीम्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जो खचाखच भरा हुआ प्लेटफॉर्म है वो प्रयागराज है। यहाँ की जनसंख्या करीब 59.54 लाख है, पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा। और वो दूसरा प्लेटफॉर्म वो महोबा को दर्शाता है, जहाँ की जनसंख्या सिर्फ 7.08 लाख है। अगर इन आंकड़ों के पीछे की वजह देखी जाए तो प्रयागराज हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा प्रशासनिक, कानूनी और शैक्षिक केंद्र रहा है। हाईकोर्ट है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसलिए लोग वहां नेचुरली बसना चाहते हैं। और महोबा में आबादी इतनी कम क्यों है? महोबा हिस्टोरिकली चैलेंजिंग बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। वहां पथरीली जमीन है, पानी की समस्या काफी लंबे समय से रही है, और कृषि उतनी आसान नहीं है जितनी गंगा के मैदानों में होती है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो आबादी अपने आप कम हो जाती है। मेक सेंस। एक चीज और, इस स्लाइड के रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में एक वार्निंग दी गई है। हमेशा 2011 की जनगणना यानी सेंसस को ही फाइनल बेस मानना चाहिए इन दोनों जिलों के फिगर्स के लिए। ज्योग्राफिकल रीजंस कैसे लोगों की जिंदगी और उनके बसने के ढंग को इम्पैक्ट करते हैं, ये इससे साफ समझ आता है। आबादी जहां बस जाती है वहां का आकार भी मॉडर्न होने लगता है। अब अगली स्लाइड पर आते हैं जो इसी बारे में है, शहरीकरण और आर्थिक विकास। अर्बनाइजेशन, राइट? हाँ, और इसका विजुअल एक ही फ्रेम में 2 बिल्कुल अलग दुनिया दिखा रहा है। एक तरफ धुआं उगलते हुए बड़े बड़े फैक्ट्रीज और आसमान छूती स्काईस्क्रेपर्स, और ठीक उसके बगल में एक बिल्कुल शांत हरा भरा बौद्ध तीर्थ स्थल बना हुआ है। इस सच में एक परफेक्ट मेटाफर है। ये विजुअल सिर्फ 2 अलग जगहों को कंपेयर नहीं कर रहा, बल्कि यूपी के आर्थिक विकास के अनइवन पैटर्न का एक आईना है। कैसे? स्काईस्क्रेपर्स और फैक्ट्रीज वाला मॉडर्न हिस्सा गाजियाबाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के बहुत करीब होने की वजह से गाजियाबाद में इंडस्ट्रीज और आईटी सेक्टर ने बूम किया, जिससे वो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड जिला बन गया है। और वो जो शांत बौद्ध तीर्थ स्थल है वो श्रावस्ती है। श्रावस्ती का पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, लेकिन इतनी रिच कल्चरल हिस्ट्री होने के बावजूद यहाँ की शहरी जनसंख्या स्टेट में सबसे कम यानी न्यूनतम है। मतलब डेवलपमेंट लेवल बिल्कुल ऑपोजिट है। एग्जैक्टली। और यहाँ पर रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स इस बात को हाईलाइट करता है कि गाजियाबाद का अर्बनाइजेशन लेवल स्टेट में एब्सोल्यूट हाईएस्ट है। ये एक कोर फैक्ट है जो डायरेक्ट पूछा जाता है। एक तरफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल बूम और दूसरी तरफ डीप हिस्टोरिकल रूट्स, काफी सोचने पर मजबूर करता है। चलो, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं जो एजुकेशन पर है। शिक्षा का स्तर यानी लिटरेसी रेट। ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है।
और इसका विजुअल बड़ा ही फेमिलियर लग रहा है। एक शानदार वुडन प्लेटफॉर्म पर किताबों का एक मोटा ढेर यानी स्टैक ऑफ बुक्स रखा है और उसके सबसे ऊपर एक ब्लैक ग्रेजुएशन कैप रखी हुई है। ये ग्रेजुएशन कैप सीधे गौतम बुद्धा नगर के सर पर सज रही है। डेटा पर नजर डालें तो गौतम बुद्धा नगर में औसत साक्षरता यानी एवरेज लिटरेसी रेट 83.73% है, जो कि स्टेट में सबसे ज्यादा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा इसी जिले में आते हैं ना? बिल्कुल, जो कि बड़े कॉर्पोरेट हब्स हैं। जहां आईटी और मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, वहां नेचुरली हाईली एजुकेटेड वर्कफोर्स आएगी और वहां का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर होगा। एक चीज जो मैं यहाँ स्लाइड में देख रही हूँ वो ये है कि पुरुष साक्षरता 89.20% है और महिला साक्षरता 77.17% है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जिले में भी मेल और फीमेल लिटरेसी के बीच एक साफ गैप नजर आ रहा है। ये बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है और ये सच में दिखाता है कि सबसे डेवलप्ड इलाकों में भी जेंडर डिस्पैरिटी एक ग्राउंड रियलिटी है। वैसे इस स्लाइड के रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में एक टेक्निकल फाउंडेशन फैक्ट पर जोर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर का टॉप रैंक तो याद रखना ही है, पर साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि साक्षरता कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम एज 7 वर्ष होती है। वेट, 7 years? मतलब 6 साल का बच्चा अगर पढ़ना सीख ले तो उसे लिटरेट नहीं माना जाएगा? ऑफिशियली नहीं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंडियन सेंसस के रूल्स के हिसाब से किसी व्यक्ति को साक्षर तभी माना जाता है जब उसकी उम्र 7 साल या उससे ज्यादा हो। ये डिटेल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत काम आती है। वाओ, ये छोटी डिटेल फंसा सकती है। खैर, अब अगले टॉपिक पर बढ़ते। अगली स्लाइड यूपी की जीवन रेखा यानी गंगा नदी पर बेस्ड है। द लाइफलाइन ऑफ द स्टेट। हाँ, और इसका 3D टेरेन मॉडल बहुत ही खूबसूरत है। इसमें एक चमकती हुई नीली नदी को रॉकी मिट्टी को काटते हुए आगे बढ़ते दिखाया गया है और नदी के दोनों छोर पर, जैसे टोल प्लाजा पर होते हैं, 2 साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। ये नीली नदी गंगा है। अगर बेसिक्स को देखा जाए तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड के गोमू ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन यहाँ फोकस स्पेसिफिकली यूपी पर है, जहाँ ये करीब 1450 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो उन 2 साइन बोर्ड्स का क्या रोल है इस मेटाफर में? पोर्ट बिजनौर में है, जहां से गंगा पहाड़ों से उतरकर यूपी के मैदानों में प्रवेश करती है, और दूसरा साइन बोर्ड गाजीपुर में है, जहां से ये यूपी से बाहर निकलती है। समझ गई। और मुझे लगता है इस स्लाइड का रेड एग्जाम अलर्ट भी इन्हीं साइन बोर्ड से जुड़ा होगा। एकदम सही पकड़ा। रेड एग्जाम अलर्ट क्लियरली स्ट्रेस करता है कि एंट्री पॉइंट बिजनौर और एग्जिट पॉइंट गाजीपुर ज्योग्राफिकली इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट हैं। इन पर से अक्सर डायरेक्ट सवाल बनते हैं। अब नदियां जिस जमीन पर बहती हैं उसका आकार कैसा है, ये भी बहुत डीप इम्पैक्ट डालता है। तो चलो अगली स्लाइड की तरफ, जहां भौगोलिक बनावट यानी जियोग्राफिकल टेरेन को दिखाया गया है। फिजिकल ज्योग्राफी समझना बहुत जरूरी है। हाँ, और इस स्लाइड में जमीन का एक 3D क्रॉस सेक्शन है। एक तरफ लाल मिट्टी वाला पत्थरों से भरा ऊंचा पठारी इलाका है और ठीक दूसरी तरफ एकदम नीची हरी घास वाली नम जमीन है, जिसे वेटलैंड्स कह सकते हैं। इस फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्ट्रास्ट को विजुलाइज करना काफी हेल्पफुल है। जो सबसे ऊंचा रॉकी और पथरीला हिस्सा है वो सोनभद्रा है, और जो सबसे निचला घास वाला नम हिस्सा है वो घाघरा नदी का मैदान है, जिसे आम भाषा में तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। थोड़ा इस तराई और पत्थर वाले डिफरेंस को और डिटेल में समझे। जरूर। तराई का मतलब होता है फुटहिल्स के नीचे की वो जमीन जहां पानी ठहरता है। ये इलाका मार्शी होता है। ऐसी जमीन चावल और गन्ने की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। दूसरी तरफ सोनभद्रा वाला हिस्सा विंध्याचल पठार का भाग है। पठार यानी प्लेटो वो जमीन जो आसपास के इलाके से ऊंची उठी हुई हो पर ऊपर से फ्लैट हो। यहाँ खेती उतनी आसान नहीं है, पर ये मिनरल्स और माइनिंग के लिए बहुत रिच होती है। एक तरफ गीली उपजाऊ मिट्टी और दूसरी तरफ ऊंचे मिनरल्स से भरे पत्थर। बिल्कुल। और यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट स्पेसिफिक डिटेल पर है कि सोनभद्र ऑफिशियली विंध्या प्लेटो का हिस्सा माना जाता है। ये कनेक्शन एग्जाम के लिए मेमोराइज करना जरूरी है। जैसी जमीन होगी वैसा ही वहां का जंगल होगा, और ये अगले स्लाइड से डायरेक्ट लिंक होता है, पर्यावरण और वन क्षेत्र। इसका विजुअल भी काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट पेश कर रहा है। फॉरेस्ट कवर एक क्रिटिकल पैरामीटर है। हाँ, देखो, एक प्लेटफॉर्म पर बेहद घना हरा भरा जंगल है और ठीक उसके सामने वाले प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सूखी खाली सी जमीन है, जहां बस थोड़ी बहुत खेती हो रही है और इंसानों की आबादी का एक ढेर सा लगा है।
जो घना जंगल दिख रहा है वो फिर से सोनभद्रा है। सोनभद्रा में राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। पथरीली जमीन होने की वजह से वहाँ खेती ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए जंगल बचे हुए हैं। पर जो दूसरी तरफ सूखी जमीन और आबादी दिखाई दे रही है वो हापुड़ है, जहाँ न्यूनतम वन क्षेत्र है। वेट, अगर मैं इन डॉट्स को कनेक्ट करूं तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। हमने शुरू में बात की थी कि हापुड़ सबसे छोटा जिला है और अब वहां फॉरेस्ट भी मिनिमम है। दोनों आपस में जुड़े हैं ना? एग्जैक्टली ये एक पूरा डोमिनो इफेक्ट है। जब जमीन कम हो और आबादी और एग्रीकल्चर का प्रेशर ज्यादा हो तो सबसे पहली चीज जो कुर्बान होती है वो जंगल होते हैं। हापुड़ इसी का एग्जाम्पल है। अलर्ट यही हाईलाइट करता है कि ये स्टॉक कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम फॉरेस्ट सोनभद्र में और मिनिमम हापुड़ में एक रिकरिंग डायरेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम्स में। जंगल है तो उनमें रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे। तो चलो अगली स्लाइड पर, जहां वन्य जीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर बात हो रही है। और ये 3D डायोरामा सच में बड़ा ड्रामेटिक है। एक शानदार टाइगर लंबी घास और एक छोटे से पानी के सोते के पास खड़ा है। ये टाइगर दुधवा नेशनल पार्क का प्रतीक है, जो लखीमपुर खेरी जिले में स्थित है। दुधवा न सिर्फ सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बल्कि यहाँ टाइगर और बारहसिंगा प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं। इसके अलावा स्लाइड में ये भी मेंशन्ड है कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हस्तिनापुर में है। पर एक बात मुझे यहाँ काफी अजीब लग रही है। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, तो क्या वहाँ सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है? सुनने में अजीब लगता है, पर हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है। दुधवा इज द ओनली नेशनल पार्क इन द एंटायर स्टेट ऑफ यूपी। इसका रीजन वही है जो हमने हापुड़ के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया, लैंड और पॉपुलेशन का टकराव। जब एग्रीकल्चर के लिए जमीन का इतना हैवी यूज हो तो मैसिव अनटच्ड प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए जगह निकालना मुश्किल हो जाता है। ये सच में सरप्राइज करने वाली बात है। और यही इस स्लाइड का रेड एग्जाम अलर्ट भी है। परीक्षा में ये रीइंफोर्स करना जरूरी है कि दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खेरी में स्थित है और ये स्टेट का अकेला नेशनल पार्क है। ठीक है, अब नेचर से निकलकर इंसानी दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड अर्थव्यवस्था पर है, कृषि और उद्योग। ये विजुअल एक बड़ा ही मजेदार मैशअप है। एक ही चबूतरे पर गन्ने के हरे पौधे लगे हैं और वो पौधे सीधे एक बड़े से इंडस्ट्रियल मेटल गियर और फैक्ट्री की चिमनी के साथ जुड़े हुए हैं। ये मैशअप यूपी की इकोनॉमी के दो सबसे हैवी पिलर्स को डिकोड करता है। जो गन्ने का पौधा है वो मुजफ्फरनगर को पॉइंट कर रहा है। मुजफ्फरनगर एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है और इसे चीनी का कटोरा या शुगर बोल कहा जाता है। और जो इंडस्ट्रियल गियर है वो कानपुर की दास्तान सुना रहा है। कानपुर एक हिस्टोरिक औद्योगिक नगर है जिसे नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर? वहाँ कपड़े और लेदर की मिल्स काफी होती थी ना ब्रिटिश एरा में। सही कनेक्शन जोड़ा। ब्रिटिशर्स ने कानपुर में टेक्सटाइल और लेदर की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गईं और इस स्लाइड का रेड एग्जाम अलर्ट भी इसी पर फोकस करता है। कानपुर स्पेसिफिक रूप से अपने चमड़ा उद्योग यानी लेदर इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड रिनाउंड है। यहीं से मेरा इंडस्ट्रियल टेक अवे बनता है। चीनी और चमड़ा समझ गए। अब सवाल ये है कि ये सब बल्क सामान और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? तो अगले स्लाइड पर आते हैं, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। यहाँ विजुअल की स्केल काफी ग्रैंड है। एक मैसिव ट्विस्टिंग 3D हाईवे लूप बना हुआ है और ठीक उसके अंदर एक बहुत ही विशाल रेलवे स्टेशन का मॉडल रखा है। ये विजुअल सीधे तौर पर रफ्तार और स्केल दोनों की बात कर रहा है। जो बड़ा सा हाईवे लूप है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो फिलहाल सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। और जो ग्रैंड रेलवे स्टेशन का मॉडल है वो प्रयागराज जंक्शन को दर्शाता है, जो सबसे व्यस्त यानी बिजिएस्ट जंक्शन है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मुख्य मकसद क्या था? इतना बड़ा लूप बस सड़क बनाने के लिए तो नहीं होगा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बहुत स्ट्रेटेजिक है और वही इस स्लाइड का रेड एग्जाम अलर्ट भी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मेन गोल ईस्टर्न यूपी को सीमलेसली कैपिटल यानी लखनऊ से जोड़ना है। ये कॉन्सेप्चुअल लॉजिक अक्सर एग्जाम्स में स्टेटमेंट बनकर आती है। कनेक्टिविटी से ही जुड़ी अगली स्लाइड भी है, रेलवे कीर्तिमान। यहाँ एक सुपर लॉन्ग ट्रेन प्लेटफॉर्म दिखाया गया है जो बैकग्राउंड में दूर तक चला जा रहा है और एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर गोरखपुर 1300 मीटर लिखा है। यहाँ थोड़ी सी हिस्टोरिकल न्यूआंस आती है। एक वक्त पर गोरखपुर का ये प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन करंट स्थिति बदल चुकी है। अब कर्नाटका के हुबली स्टेशन ने रीमॉडलिंग के बाद ये टाइटल ले लिया है। तो फिर नोट्स में गोरखपुर क्यों हाईलाइट किया गया है? क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से भी सवाल आते हैं और इस स्लाइड का रेड एग्जाम अलर्ट इसी वार्निंग पर बेस्ड है। अलर्ट कहता है कि करंटली हुबली सबसे लंबा है, पर गोरखपुर की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते।
सवाल की फ्रेमिंग देखकर आंसर करना होता है। ये एक बहुत ज़रूरी टिप है। अब हम इस डीप डाइव के आखिरी थीमेटिक सेक्शन पर आ गए हैं, राज्य प्रतीक। ये विजुअल किसी प्रीमियम म्यूजियम जैसा लग रहा है, जहाँ 4 शीशे के डिस्प्ले केसेस यानी शो केसेस बने हैं, हर केस में कुछ खास रखा है। ये चारों डिस्प्ले केसेस स्टेट के आधिकारिक आइडेंटिटी मार्कर्स हैं। पहले केस में स्टेट एनिमल बारासिंगा है, दूसरे में स्टेट ट्री अशोक है, तीसरे में स्टेट बर्ड सारस यानी क्रेन है, और चौथे में स्टेट फ्लावर पलाश, जिसे तेसू भी कहा जाता है, वो रखा है। उस पलाश के फूल का ऑरेंज रेड कलर बहुत ही स्ट्राइकिंग लग रहा है। और उसी की चमक से जुड़ा है इस स्लाइड का रेड एग्जाम अलर्ट। इस पलाश के फूल को उसके ब्राइट रंग की वजह से जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये पोएटिक पर बहुत फैक्चुअल डिटेल है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। जंगल की आग सुनने में ही पावरफुल लगता है। ओके, तो हमने सारे विजुअल्स डिकोड कर लिए। अब आखिरी स्लाइड है परीक्षा मास्टर रिव्यू, एक फाइनल चेकलिस्ट। यहाँ एक गोल्डन क्लिपबोर्ड है जिस पर चेक मार्क्स बने हैं। ये एक रैपिड फायर समरी है। एरिया में लखीमपुर मैक्स, हापुड़ मिन। पॉपुलेशन में प्रयागराज मैक्स, महोबा मिन। फॉरेस्ट और हाइट में सोनभद्र टॉप। लिटरेसी में गौतम बुद्ध नगर, और रेलवे में गोरखपुर का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। इस क्लिपबोर्ड वाले विजुअल का मतलब यही है ना कि इसे एग्जाम से पहले ध्यान में लाना है? बिल्कुल। इसका रेड एग्जाम अलर्ट एक मेटा टिप देता है। इस फाइनल मेंटल चेकलिस्ट को एक स्क्रीनशॉट की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिसे एग्जाम हॉल में एंटर करने से ठीक पहले रिव्यू किया जा सके। तो सारा डेटा एक जगह पैक हो गया। अगर हम इस पूरे डेटा को एक साथ जोड़कर एक लार्जर पिक्चर में देखें, तो उत्तर प्रदेश की विशालता और डाइवर्सिटी दोनों साफ नजर आती हैं। एक ही राज्य में गाजियाबाद के कंक्रीट जंगल्स हैं, महोबा जैसी स्पार्स हिस्टोरिकल लैंड है, सोनभद्र जैसे डेस फॉरेस्ट्स और रॉकी पैथ्स हैं, और मुजफ्फरनगर जैसे एग्रीकल्चरल पावर हाउसेज हैं। ये डाइवर्सिटी सच में सोचने पर मजबूर करती है। इतना वैरायटी और